हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ज्ञान सागर एडुटेक। और जैसे कि हमारे केमिस्ट्री क्लासेस चलती हैं तो क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 9th क्लास का, जो कि चैप्टर हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। एक ही लेक्चर में वन शॉट है ये, एक लेक्चर आपको पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास चैप्टर है। और यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि एटम क्या होता है। देखो, एटम कोई भी चीज़ है, अगर मैं लिविंग थिंग्स को हटा दूँ, सबसे पहले हम बहुत बेसिक सिंपल समझते हैं। मैंने कहा यार हमारे पास क्या लिविंग थिंग्स है, वो किस चीज़ से बनते हैं? सेल से मिलकर बनी होती है। किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सेल से। ठीक है, मैंने कहा एटम क्या होता है सर? मैंने कहा बहुत सिंपल सा है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ये बोर्ड हो, चाहे ये पेन हो, चाहे वॉल हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ है, पत्थर है या कोई चेयर है, जिस फोन पे आप देख रहे हो वो है, टैबलेट है या कुछ भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो चाबी कहाँ है? अरे चलो भाई, चाबी कहाँ? चाबी कौन सा है? ये बात बाइक की हटानी हो, मेरी बाइक है। कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, कट कर देंगे तो चल जाता है। ठीक है ठीक है। और जैसे कि अभी मेरी बाइक थी, ठीक है, मेरी गाड़ी थी, ठीक है, तो ये भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं? और नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। ठीक है, अब मैंने कहा अगर लिविंग थिंग्स से बात करें तो लिविंग थिंग्स बनती है सेल से मिलके। देखो, जो लिविंग थिंग्स है हमारे पास, वो बनती है हमारे पास सेल से मिलके बनती है। किसी से मिलके बनती है? वो सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बनती है एटम से मिलके। जैसे कि लिविंग थिंग्स सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों, क्या होती है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल। वो क्या हमारे पास? सेल। चाहे मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स किस चीज़ से मिलकर बने? सेल से। हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो सेल है। तो ऐसे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने, चाहे बोर्ड है, चाहे पेन की बात करूँ, इस पेन है, ये पेन मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम से। बहुत छोटी सी यूनिट होती है एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। तो मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? यहाँ देखो, जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो एटम है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? वो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या होता है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो कितना भी बड़ा सब्सटेंस हो, नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंसेस है, चाहे वो कितना बड़ा सब्सटेंसेस हो, ठीक है, कितना भी बड़ा, मैंने बोला कितना भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे कुछ भी, कोई बहुत बड़ी सी चीज़ हो, गाड़ी हो, है ना, वो कहीं ना कहीं एटम से मिलके बनी। तो जब बहुत सारे एटम से पार्टिकल्स आपस में मिलते जाते हैं, तब जाके क्या बनता है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल से क्या बनता है बच्चों? कंपाउंड्स बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड्स बन जाता है। किससे बनता है? एटम से मिलके। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है बच्चों मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? आइए समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मैंने कहा मॉलिक्यूल्स जब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा, जैसे मैंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो हमें अपने नेगलेक्ट आई से दिखती नहीं। जैसे मेरी आईज है ना, खुली आंख से दिखेगा भी नहीं, एटम दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा है, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। उसे देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के हम एटम को विजिबल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, बहुत माइनर होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया एटम क्या था। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मैंने कहा बेटा, जब दो या दो से ज्यादा, क्या बोलते हैं मैंने, दो या दो से ज्यादा जब एटम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की, तो एक ही सेम टाइप के एटम जब आपस में जुड़ेंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में सेम टाइप के एटम जब जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देंगे। क्या फॉर्म कर देंगे? वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देंगे। और अगर डिफरेंट एटम है, अगर अलग अलग एटम है, तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। वो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाएगा, तब वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसा मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कब कहलाएगा? जब सेम टाइप, जब दोनों एटम ऑक्सीजन के होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट बोल देंगे। और जो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ, जब दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, एटम आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्म होता है। इसके अलावा मैंने बोला आपके पास
जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स था, कंपाउंड की बात करूँ तो जब डिफरेंट सपोज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो क्या है एटम्स है वो आपस में जुड़ गए तो उन्होंने वाटर बना दिया। क्या बना दिया उन्होंने? वाटर बना दिया। तो वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाते हैं। आई होप याद समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉविसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉविसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। अब हमने बात की कि जो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमने कहा कि दो लॉ हैं उसके, दो तरीके से मेजरली क्या होते हैं आपस में एलिमेंट के कंबाइन होते हैं। दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि उसके एटॉमिक मास के बिहाफ पे हो चाहे उसके वॉल्यूम के बिहाफ पे हो, जैसे कंबाइन हो रहे हैं तो दो तरीके कौन किसने दिया है? एक तो दिया है बच्चों हमारे पास किसने? लॉविसियर ने। एक तो किसने दिया है? लॉविसियर ने दिया है, ठीक। और दूसरा किसने दिया है? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया है, ठीक है। ये दो दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है? देखो बहुत सिंपल है कि मास इज नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को खत्म कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। क्या बोलते हैं मैंने? ना तो हम मास को बना सकते हैं बच्चों और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? फिर से सुन लो, ना तो हम इस मास को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही इस मास को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। क्या कहलाता है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया होगा आपको कि किसी भी सब्सटेंसेस का क्या जो मास होता है ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। समझो इसके मास है, ना इसे हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हमसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसे हम क्या बोल देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे? हम कंजर्वेशन ऑफ मास बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल है, ये वॉल्यूम के भी आप पे है। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड together in the same proportions by mass regardless of the source of the method of the preparation। यहाँ पे preparation लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। कैसा होता है ये? ऐसा होता है, पता तो नहीं चल रहा इसका, ठीक है। सिंपल समझो कि यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कोई भी जो कंपाउंड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है? एक फिक्स रेशियो में फॉर्म होता है। कैसा होता है फॉर्म? वो एक फिक्स रेशियो में फॉर्म होता है। मतलब जब हम उसे आपस में मिला रहे हैं तो कैसे रेशियो में मिलता है? वो फिक्स रेशियो में मिलता है। कैसे रेशियो में मिलता है बच्चों? फिक्स रेशियो में। जैसे कि वाटर ही है, अब मैं अगर वाटर की बात करूँ, देखो मैं बात करता हूँ वाटर की। सपोज मेरे पास ये वाटर है, अब मेरे को ये वाटर बनाना है ना, तो ये भी कैसे बनाए? एक फिक्स रेशियो में बनाए। कैसे समझते हैं? देखो हाइड्रोजन हमने पढ़ा है कि H2 + O2, तो यहाँ पे 2H2 आ जाता है, आपस में मिला तो यहाँ पे क्या बन गया? 2H2 बन गया। क्या बन गया मेरे पास? 2H2 बन गया, ठीक है। बन गया नहीं बन गया? अब इसके बाद मास की बात करूँ मैं, ठीक है, इसके मास रेशियो की बात करूँ तो हाइड्रोजन मास कितना जाएगा? 2 और 2 या 4, तो 4 हो गया। हो गया नहीं होगा? इसका मास कितना हो गया? 4 हो गया रेशियो। ऑक्सीजन के मास की बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरे पास? हमें पता है ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 होता है, मास 16 होता है, तो कितना 16 होता है इसका मास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसका मास 16 होता है तो 2 एलिमेंट है, तो 16 × 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4:32। यहाँ पे आ जाएगा कितना बन गया हमारे पास? 2 बन गया, 2 रेशियो ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास? 2 रेशियो ऑफ वाटर। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 और रेशियो 8,
तो क्या हमारे पास 1:8 आ गया। क्या हमारे पास 1:8 आ गया। आगे ना यहाँ से 1 किसका गया, हाइड्रोजन का, और 8 किसका गया हमारे पास, ऑक्सीजन का। तो जब हम 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तब जाकर हमारे पास क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। और कितना फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल्स। कितना फॉर्म हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे वाटर के। तो आगे बात समझ अच्छे से, जब हम 1 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के मिलाएंगे तब जाकर हमारे पास क्या फॉर्म होता है बच्चों, हमारे पास 2 ऑफ वाटर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, 2 ऑफ वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात करते हैं हम इसकी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना था, 4 था, तो यहाँ पे आके 2 2 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन का 4 ही हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि चाहे मास की बात करें चाहे उसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, वो दोनों ही किसके हैं, जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की व्याप पे क्या होते हैं, बने हुए हैं। तो सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इसी की व्याप पे क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चाहे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की या हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मास इज नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाहे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, तो केमिकल कंपाउंड में बता दिया, बहुत सिंपल सी बात है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर कोई कंपाउंड ना ले तो हमें सेम एलिमेंट का सेम प्रोपोर्शन से हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, उनको फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। क्या है, सिंबल प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने तो क्या दिया है, हमारे पास सिंबल प्रपोज किया है, तो उसी बारे में बात करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं जो हाइड्रोजन है, पढ़ते नहीं पढ़ते हम, जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हम पढ़ते हैं H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B होता है, कार्बन का A होता है, नाइट्रोजन का A होता है, ऑक्सीजन का A होता है। तो ये क्या है, सिंबल्स हैं। तो ये तो क्या है, मॉडर्न सिंबल्स हैं। क्या ये मॉडर्न सिंबल्स हैं। लेकिन सबसे इससे पहले किसने दिए थे, डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे। किसने दिए थे, डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे हमारे पास। ठीक है, इससे पहले हमें किसने दिए थे, डाल्टन ने सिंबल दिए थे, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं देखो। तो डाल्टन ने क्या किए थे, एटम जो हमारे पास एलिमेंट थे उन एलिमेंट के लिए क्या किए थे, सिंबल प्रपोज किए थे। सबसे पहले किसी ने बोला कि उस टेबल में तो एलिमेंट आप वो कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे उनको क्या कहा, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था सबसे पहले किसने किया था, एलिमेंट का, डाल्टन ने किया था। चलो मैं तुम्हें डाल्टन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। डाल्टन ये देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हाइड्रोजन का दे दिया उन्होंने, ये किसका दे दिया उसने, हाइड्रोजन का। ये यहाँ पे ओजोन का दे दिया, ये कार्बन का दे दिया, ये ऑक्सीजन का दे दिया, ये फॉस्फोरस का दे दिया, ये सल्फर का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशिया का दे दिया, ये लाइम का दे दिया, ये सोडा का दे दिया, ये पोटास का दे दिया, ये स्टोंटियम का दे दिया, ये बैटराइज का दे दिया। तो इस तरीके से जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने जो एलिमेंट्स उनको क्या किया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था। हालांकि उसके बाद कौन आया था, हमारे पास जो मॉडर्न में सिंबल आ गए थे, ठीक है, प्रपोज हो गए थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर या अगर फर्स्ट ऑलरेडी गिवन हो चुका है तो फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के क्या बनता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन उससे पहले जब तक हमारे पास मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उससे पहले हम डाल्टन के जो क्या थे एलिमेंट के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रखते थे। जैसे कि हाइड्रोजन का ये हो गया, ओजोन का ये हो गया, कार्बन का यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन के इस तरीके से दे रखा है, फॉस्फोरस का इस तरीके से दे रखा है, सल्फर का इस तरीके से देख रखा है, यहाँ पे मैग्नीशिया का इस तरीके से देख रखा है। ठीक है, लाइम का है, सोडा का है, पोटास का है, ठीक है, यहाँ पे स्टोंटियम का है, बैटराइज का है, आयरन का है, जिंक है। तो इस तरीके से डाल्टन ने क्या किया था, अपना सिंबॉलिक एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था। उन्होंने कहा कि मैं बार बार सारे एलिमेंट्स को क्या नहीं लिखने के लिए क्या उन्होंने एक टेबल में रखने की कोशिश की, उन्होंने क्या कर दिया, एक सिंबल से उन्होंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो यहाँ तक समझ में आ गया
डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो याद समझ में आएगा डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो मैंने बता दिया आपको, जो डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब यहाँ पे है कि डाल्टन ने क्या किया, जो एलिमेंट्स लिए, क्या लिए, जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, सिंबल दिए उनके लिए, क्या जिनको सिंबल दिए ताकि हम उन्हें क्या कर सके, रिप्रेजेंटेशन कर सके, क्या कर सके, उनका रिप्रेजेंटेशन पहचान सके। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है, उनके जो डिज़ाइन के बिहाफ पे। तो उसके बाद क्या मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बिहाफ पे हमने क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट का या तो फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर या बहुत से एलिमेंट को उनके लैटिन नेम के हिसाब से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो याद समझ में आ गया होगा आपको कि सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एच, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से क्या दिया गया, एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए, जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता भी है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास। अब बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी, किसी भी एलिमेंट में, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या बोला, कोई भी है, मैं तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, इधर देखो, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती है, कौन सा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। किसका बनाते हैं, मास, न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, किसका बनाते हैं, न्यूक्लियस का। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, जितने प्रोटॉन होते हैं वो कितने, उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतने हमारे पास क्या भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको पता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि एटॉमिक मास क्या होता है। जबकि एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मैं बहुत सिंपल था कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या था, क्या बताया था मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में जितने उसके प्रोटॉन नंबर है, किसी भी एलिमेंट में जितने क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, उतने उसमें प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? प्रोटॉन नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन नंबर प्रेजेंस है उतने ही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। कहलाता है उतने उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सर मास नंबर क्या होता है, तो बहुत सिंपल, मास नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, मास नंबर इक्वल्स टू होता है बच्चों किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल हो जाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है वो, एटॉमिक मास कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गई बात, वही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट में मास नंबर इक्वल क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर क्या कहलाता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। जितने नंबर प्रोटॉन नंबर को और न्यूट्रॉन नंबर को मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, मास नंबर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। अरे यार ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं साफ साफ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कि मास नंबर क्या कहलाता है हमारे पास, जितना हमारे पास प्रोटॉन होता है उतने हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू, लिख लेते हैं साफ साफ, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो ये हमारा कहलाता है मास नंबर। क्या कहलाता है हमारा, ये मास नंबर कहलाता है। ठीक है, तो मास नंबर इक्वल्स कहलाता है बच्चों प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है, पूरा एटम का मास कहलाता है। या आप बोल सकते हो जितना न्यूक्लियस का मास होता है, जितना क्या होता है, न्यूक्लियस का मास होता है। ठीक है, वही उसे क्या कहलाता है, हमारे पास एटॉमिक मास कहलाता है, या उस हमारे पास उस एलिमेंट का मास कहलाता है। मास नंबर उसी से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ऑर्बिट से न्यूक्लियस के बाहर तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही होते हैं केवल ऑर्बिट्स में, ठीक है, तो वो तो उतने प्रोटॉन हो जाते हैं, तो इससे तो इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन के साथ आप क्या कर दो, न्यूट्रॉन को जोड़ दो, या आप इलेक्ट्रॉन के साथ भी न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हो, दोनों केस से एक ही बात होगी। आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दोनों ही केस में आएगा, तो आप चाहे प्रोटॉन लो या फिर इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है। या आप सिंपल और सिंपल बोलने के लिए बोल सकते हो किसी एटम के न्यूक्लियस का जो मास होता है उस एटम का कुल मास भी वही होता है, जितना उसके न्यूक्लियस का मास होता है पूरे एटम का कुल मास भी क्या होता है, वही होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है, वही हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। आई होप यहाँ से आपके पास समझ में आ गया होगी अच्छे से कि हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू क्या कहलाता है हमारे पास, मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, मास नंबर कहलाता है, खत्म, ठीक है। बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, जैसे हाइड्रोजन है, तो कभी हाइड्रोजन आपने ऐसे नहीं देखा होगा, देखा कभी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कैसे लिखते हैं हमेशा H2 की फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। देखो एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर द नॉट एवर टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस, ठीक है, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो तो या तो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे, या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे, या तो एटम्स की फॉर्म में क्या कर लेंगे, एग्जिस्ट कर लेंगे, या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे, या आयंस की फॉर्म में क्या कर लेंगे, एग्जिस्ट कर लेंगे। इसी के भी आप जो एटम होते हैं क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सर कैसे, मैंने कहा देखो H2 था तो उसे मैंने किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर दिया, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, किसके फॉर्म में कर दिया, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कर दिया, ठीक है। एटम की फॉर्म में क्या कर सकता है, हीलियम कर सकता है, क्योंकि क्या है कंप्लीट आपस में, ठीक है, सोडियम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आयन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अगर आयंस की बात करता हूं मैं कि आयंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एटम जो है आयंस की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे क्या होगा बस Mg होगा, क्या होगा हमारे पास Mg। अब मैग्नीशियम है तो इसका कितना होता है, 12 होता है, तो 2,8,2 क्या होगा मेरे पास 2,8,2, तो इसके पास लास्ट में 2 एलिमेंट है, तो अगर इसको एग्जिस्ट करना है इंडिपेंडेंट, तो इसको लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे लूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या जाएगा, चार्ज आएगा, तो क्या जाएगा Mg2+, तो ये जो Mg2+ चार्ज आया, क्या है जो Mg2+ चार्ज आया, ये क्या कराएगा हमारा आयंस की फॉर्म में कराएगा, ये क्या कराएगा हमारा आयंस की फॉर्म में कराएगा। और इस तरीके से आयन एटम की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी कि जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किसकी फॉर्म में, चाहे मैं एटम्स की बात करूँ, चाहे मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, या चाहे मैं आयंस की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मैं ऑब्वियसली बात अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जब सेम नंबर या सेम टाइप का एटम, वन सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप of atom combine, same type of atom combine together to form molecules of atom। तो क्या कहलाता है, molecules of atom कहलाता है, molecules of atom कहलाएगा, क्या कहलाएगा, molecules of atom, ठीक है। तो मेरे अच्छा ये दिख नहीं था ना व्हाइट, इस पे क्या दिखेगा, इस पे ब्लैक दिखेगा, ब्लैक दिख जाएगा इस पे, रुको चलो उसको कर लेते हैं सही से। चलो देखो मैंने बोला same type of atom combine together to form molecules of atom element, molecules ऑफ एलिमेंट।
तो जो मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है। क्या होता है, सेम टाइप का एटम आपस में कंबाइन होता है, अलग अलग एटम नहीं, एक जैसा एटम जो आपस में कंबाइन, जिस दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, जैसे कि दोनों क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, एग्जाम्पल की तरफ से आप क्या समझ सकते हो, जैसे देखो, जैसे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो गया, तो दोनों सेम टाइप के जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारे पास, H2 बन गया। क्या बन गया हमारे पास, H2 बन गया। कब बना H2, जब दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एटम जुड़े तो अब क्या बन जाएगा, सेम टाइप के एलिमेंट के बन गए हो। कैसे बन गए हो, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के बन गए। तो उससे क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में बता चुका हूं आपको कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है कि जब डिफरेंट, जैसे कि मैंने बोल दिया हाइड्रोजन वाटर बोला था, HCl लिख लो। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, HCl देख लो, ये देखो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन H प्लस Cl कंबाइन टुगेदर फॉर्म HCl। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग एटम है और ये अलग एटम है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एटम आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड तो बना, यहाँ पे एलिमेंट तो बना, तो कैसे बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ये भी मॉलिक्यूल्स ही है, ऐसे नहीं कि मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल ही है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। कब, जब दोनों अलग अलग टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे। क्या होंगे, दोनों अलग अलग टाइप के एटम होंगे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब दोनों अलग अलग टाइप के एटम आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बोल दिया, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, जो अपने लास्ट ऑर्बिट से क्या करता है, एटम को या तो लूज करता है या क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। लूज और गेन करने के जो उस पर क्या आता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आयन, तो बहुत सिंपल से वे समझो कि कभी भी जो भी कोई भी एलिमेंट है वो अपने क्या करने के लिए, अपने ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल दिखाने के लिए, जो अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो गेन करता है या लूज करता है। गेन और लूज करने की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से उस पर जो चार्ज क्या रहता है, आ जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, आयन बोल देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास राइटिंग केमिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं, राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूलाज हम कैसे लिखते हैं, लिखा ना, राइटिंग केमिकल फार्मूलाज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन कंपोजिशन, यही तक होगा, ठीक है। अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया, ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्या बोला, HCl। क्या बोला मैंने, जैसे कि HCl। अभी जो मैंने HCl तो बोला, इसको क्या, इसका HCl को कैसे कैसे बना तो होगा ना ये, है ना। इसको लिखते ना इस तरीके से, कैसे लिखा, किसके बिहाफ पे लिखा, उसकी बैलेंसी बिहाफ पे लिखा, कैसे लिखा। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, क्या है, राइटिंग केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो मैंने बता दिया तुम्हें, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। अब मेरे को लिखना था पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के मैंने इसको सिर्फ क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो इस पूरे फॉर्म को हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल फार्मूला बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, केमिकल फार्मूला। जैसे हमारे पास दूसरे क्या आता है, H2SO4। क्या आ गया मेरे पास, H2SO4, किसका क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको मैंने क्या कर दिया, H2SO4 से दिखा दिया, ठीक है। ऐसे में नाइट्रिक एसिड कर दिया, ऐसे मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड कर दिया, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने लंबा जो वर्ड्स की फॉर्म बना ली कि उसे क्या करते हैं, सिंबल से, क्योंकि हम एलिमेंट को भी सिंबल से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अभी हमने समझा था वो, ठीक है। अब जैसे कि हमने डाल्टन का समझा था, डाल्टन ने अलग अलग सिंबल देते, फिर उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल क्या हुआ, सिंबल दिए गए उन्हें, जैसे हाइड्रोजन को H, क्लोरीन को Cl, यहाँ पे सल्फर को S, ऑक्सीजन को O, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, उन्हीं एटम को आपस में कंबाइन कर दे करके उन्होंने क्या कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उनके फॉर्मूले को क्या कर दिया, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल फार्मूला बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, केमिकल फार्मूला बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों उसकी बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है, तो मैं तो पहले बता चुका हूँ, बैलेंसी किसकी भी वो करती है, एग्जिस्ट करती है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों क्या किया गया, लूज और गेन किया गया। सर लूज और गेन करते क्यों, ऑब्वियस बात है, उनको स्टेबल करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए जो हम क्या करते हैं, लूज और गेन करते हैं। कैसे, देखो
जैसा कि आपके पास देखो, जैसे कि आपके पास आगे दिया गया होगा, ये देखो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे कि आपके पास ये बैलेंसी है, क्या ये बैलेंसी है। अब मैं इस बैलेंसी की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इस बैलेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा बैलेंसी किसे क्या करती है, बिहेव करती है, तो क्या करता है लास्ट ऑर्बिट में, किसमें, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में जो क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में जो क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते हैं लूज और गेन करते हैं, क्या करते हैं वो लूज और गेन कर देते हैं, क्या कर देते हैं लूज और गेन कर देते हैं, क्या उसके स्टेबल को, उसके जो क्या होता है हम क्या बोल देंगे, उसके एलिमेंट को क्या नहीं स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए, इसके लिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब देखो कॉल आ रहा है, कॉल उठा मेरी, ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, कितना लूज करता है कितना गेन करता है, जैसे कि मैंने बोल दिया सोडियम, तो सोडियम में उसके 11 हो जाता है, तो 2,8,1। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा। जबकि मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो 2,5, ये क्या करेगा 3 गेन करेगा, 3 क्या करेगा गेन करेगा। तो यहाँ से हम क्या समझे कि वो स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, जो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने क्या करते हैं लूज और गेन करते हैं, जो क्या करते हो लूज और गेन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोले मैंने, उस एलिमेंट को या तो लूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हो, चाहे गेन कर रहे हैं, चाहे वो क्या बोलो लूज बोल लो, चाहे क्या बोलो उसको गेन बोल लो। तो वो स्टेबल होने के लिए, सारा खेल किस चीज के लिए हो रहा है, स्टेबल के लिए हो रहा है, कि मुझे क्या होना है, स्टेबल होना है। तो ये जो स्टेबल होता है यहाँ पे जो लूज और गेन किया उसने स्टेबल होने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैलेंसी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम बैलेंसी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम बैलेंसी बोल देते हैं। तो बैलेंसी क्या होती है, लूज और गेन करने के लिए, लूज और गेन करने के लिए जो क्या होता है, लूज और गेन करने के लिए जो क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं बैलेंसी बोल देते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम बैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है, फटाफट से देख लो बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो फॉर्मूले ऑफ अ सिंपल कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। अब सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या होता है आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बाइनरी कंपाउंड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों से हम बाइनरी कंपाउंड्स बोल देंगे। किसे बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड्स, जब हमारे पास क्या होता है जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होगी, ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में जुड़ेंगे, जैसे कि HCl था, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कि क्या था HCl, जैसे कि आपके H2SO4 है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम जब आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद जो क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बाइनरी कंपाउंड बोल देंगे। अब जैसे HCl है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या HCl। अब HCl बना कैसे, थोड़ा सा सिंपल वे में समझा देता हूँ, देख लो इसे, देख लो इसे। जैसे कि मेरे पास HCl है, H और Cl। अब हाइड्रोजन का जो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास 1 ही होता है, और Cl होता है, ये 17 हो जाता है, तो 2,8,7 ये क्या हो जाता है इसका बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है। क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, 1 ही है, इसकी क्योंकि इसके ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। और इसके पास 17 है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो जाते हैं, 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7। अब इसको आपस में कंप्लीट होने के लिए इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई और इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई, तो दोनों की वैलेंसी 1 आ गई, 1 आ गई से ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1। अब यहाँ पे इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, HCl बन गया, बन गया नहीं बन गया, क्या बन गया मेरे पास, HCl बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि H2, जैसे कि हमारे पास क्या H2S है, जैसे हमारे पास क्या H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है। देखो अब मेरे पास यहाँ पे H2S है, क्या मेरे पास यहाँ पे H2S, अब हाइड्रोजन फिर और यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख लो। अब हाइड्रोजन फिर वही, हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 ही आ गया, कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1। और सल्फर है, सल्फर का पास कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है सल्फर का, 16 हो जाता है, तो 2,8,6, क्या आ मेरे पास 2,8,6। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी
-2, क्योंकि 2 क्या करेगा, गेन करेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो तो इसलिए 1 लिख लो, और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। कितनी होती है, 2, तो उसके ठीक नीचे लिख लो। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या कर देंगे, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे H का 2 आ जाएगा, H2, और S का क्या आ जाएगा 1, तो H2S। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या CCl4 है, क्या हमारे पास CCl4। अब देखो मेरे पास जैसे कि CCl4 है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं CCl4 कैसे बना सर, बताओ। मैंने कहा लिखो बेटा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लिखो बच्चों क्लोरीन। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,4, और क्लोरीन होता है इसका होता है 17, तो 2,8,7। अब इसकी वैलेंसी आ गया मेरे पास 1, और इसकी वैलेंसी आ गया मेरे पास 1, इसकी +1 और इसकी -1। तो कार्बन के लिए 4, अब Cl तो यहाँ पे 1 ही आएगा ना, Cl कितना आएगा मेरे पास 1, तो हमें कितने Cl लेने पड़ेंगे, 4 Cl लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 4, तो मुझे यहाँ पे 4 Cl करने पड़ते, तो यहाँ की बैलेंस कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जाएगी, यहाँ पे इसको जाएगी, लेकिन कार्बन तो 4 थी, तो इसको तो मैं C लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको मैं, यहाँ पे देखो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, C ही लिखूंगा। और जो क्लोरीन था, जब मेरे पास क्या था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन क्या आ जाएगा, देखो क्लोरीन की 4 एलिमेंट के साथ, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। यहाँ देखो सी, अब देखो यहाँ पे देखना अच्छे से, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी मेरे पास, 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी मेरे पास, 1। अब इसको 4 क्लोरीन से करना पड़ेगा, एक क्या गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, इस तरीके से 4 करना पड़ेगा। जैसे कार्बन हमें कितने चाहिए थे, एक ही चाहिए था, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, CCl4। इसको बैलेंस करने के लिए, इस कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने क्लोरीन की नीड पड़ी हमें, 4 क्लोरीन की नीड पड़ी। कितने क्लोरीन की नीड पड़ी हमें, 4 क्लोरीन एटम की नीड पड़ी, 4 क्लोरीन एटम की नीड पड़ी, तब जाके क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे बच्चों हम क्या, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या बोल देंगे इसे हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सारा समझा चुका हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ पे 1 के बच के MgCl2 बच गया, ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, और इस तरीके से चैप्टर होता है हमारा खत्म। थैंक यू सो मच।